नंबर 6 क्लास 10th से हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस से देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। तो जो हमारे पास डिफ्यूजन अर्थात विसरण प्रोसेस को अपनाया जाता है, हम लोग क्यों नहीं अपनाते, ह्यूमन बींग्स या फिर बहुकोशिकीय जीव क्यों नहीं अपनाते हैं। देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन पोजेसिस कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। तो जाहिर है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर मानव है, उसका जो है क्या नाम है, जो शारीरिक संरचना है वो बहुत ज़्यादा जटिल है। दे दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यू। तो इसके पास विशेष विशेष कोशिका और ऊतक है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शन। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंसेस कार्य को करने के लिए उसकी बॉडी डिजाइन में सच एज इनटेक ऑफ फूड, जब भोजन को लेता है, एंड ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। तो वो सीधे जो है कॉन्टेक्ट में नहीं है, किसके, बहुकोशिकीय जीवों में, तो विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो हमें जो है क्या नाम है, डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में, इसे हमें बाहर से वातावरण से लेना पड़ता है। देयरफॉर इसीलिए डिफ्यूजन कांट मीट देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स। तो इसी वजह से डिफ्यूजन प्रोसेस से वह अपनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए मानव के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग जो है लाल होता है, रेड होता है, और जो है क्या नाम है, उसी के कारण जो है क्या नाम है, उसमें ऑक्सीजन घुल जाती है, और ये रेड ब्लड सेल्स के थ्रू जो है आपकी प्रत्येक सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है उसको। प्रोसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो कौन कौन से ऐसे जो है क्या नाम है, ज़रूरी ज़रूरी जो है क्या नाम है, महत्वपूर्ण है किसी भी लाइफ को जीने के लिए या फिर किसी जीवन को बनाए रखने के लिए। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन। तो जो लाइफ प्रोसेस है, जैव प्रक्रम, उसके अंदर पोषण, रेस्पिरेशन, श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन, स्थानांतरण या परिवहन, एक्सक्रीशन, विसर्जन, ETC आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। तो ये सभी के सभी प्रोसेस किसी जीवन को बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इनको याद कर लीजिए, और इन प्रोसेस को हमने पढ़ा भी हुआ है। राइट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। आप लोगों ने जो है क्या नाम है, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण के बारे में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं नॉर्मल तौर पे आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये आपके पास सिंपल ऑर्गेनिक होते हैं रॉ मटेरियल सच एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके पास ऑटोट्रोपिक क्या होते हैं, तो इसका यूज करते हैं आपको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से पौधे वगैरह। हेटरोट्रोपिक क्या होता है, जो पौधे के द्वारा ये फूड इज ऑब्टेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रोप्स। तो ये जाहिर है कि सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो है क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रोप्स ही प्राप्त करते हैं। दिस फूड्स इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। इसको एंजाइम की सहायता से तोड़ा जाता है। प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट इज नेसेसरी। तो जाहिर है कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए जो है आपके पास ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, हरित लौक प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें जो है प्रकाश अवशोषण हो, और इसके अंदर कोई पिगमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पर फूड इज़ जनरली प्रिपेयर ड्यूरिंग डे, ये दिन में ही तैयार होता है, जबकि इसका ऐसा कोई भी टाइम नहीं है। ऑल ग्रीन प्लांट्स सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो जितने भी प्लांट है या फिर कुछ बैक्टीरिया है जिसे आप हरित लोग कहते हैं, वो तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ऑल एनिमल्स फंगाई हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर जानवर और कुछ फंगाई हैं जो इस प्रकार के प्रोसेस को यूज करते हैं। तो देखिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो अम्ल का हमारे उसके अंदर काम क्या चीज़ है। तो देखिए, यहाँ पर क्या नाम है, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात HCl एसिड प्रेजेंट इन आवर स्टोमक। तो हमारे एसिड हमारे स्टोमक में उत्पन्न होता है, डिजॉल्व बिट्स ऑफ फूड एंड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। तो जाहिर है कि जनरली तो हम यहाँ पर याद कर लेते हैं। एक तो ये क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। सेकंड नंबर पे प्रोवाइडेड अ एसिडिक मीडियम, प्रोवाइडेड अ एसिडिक मीडियम इनसाइड द स्टोमक। तो ये काम क्या करता है, ये जीवाणुओं को मार देता है जो खाने के संग या फिर बाहर से एंटर करते हैं। सेकंड नंबर पे क्या करता है, ये जो हमारा स्टोमक है, मास्या है, पेट है, उसके अंदर जो है क्या नाम है, ये अम्लीय
माध्यम बना देता है। कैसा माध्यम बना देता है? एसिडिक मीडियम या फिर अम्लीय माध्यम बना देता है। तो इसका रोल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर है कि ग्लूकोज किस प्रकार से जो है घुल जाता है और अलग अलग तरीके से जो है जीवों को ऊर्जा प्रदान करता है, उसको हम देखते हैं कैसे कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज इज अ फर्स्ट ब्रेक डाउन इन द सेल्स साइटोप्लाज्म। सबसे पहले कोशिकाएं में टूटता है, कोशिका द्रव्य में टूटता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स में, मॉलिक्यूल्स में। कोल्ड उस समय पर हम इसको हम क्या बुलाते हैं? उस समय पर इसको हम पायरुवेट बुलाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंस पैथवेज कैन बी इलस्ट्रेटेड एज फॉलो। तो यहाँ पर हम लोग उस प्रक्रम को देख सकते हैं जो नीचे दिखाया गया है। तो ये आपका ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर ये 6 कार्बन कंपाउंड है। सबसे पहले ये आपका कहाँ पर टूट रहा है? तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूट रहा है। तो साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में टूटा है। तो याद रखना है क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन में कि कहाँ कहाँ पर ये टूटता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में टूट रहा है, और साइटोप्लाज्म में जो टूट रहा है तो इससे पायरुवेट बन रहे हैं, और यहाँ पर किस में 3 कार्बन कंपाउंड्स में वो टूट जा रहा है। उसके बाद अलग अलग तरीक़ों से दोबारा से ये टूटता है। तो देखिए पहले नंबर पर ये ईस्ट के अंदर आपके पास टूटेगा, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा? यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यहाँ पर एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी बनेगी। और इस जगह पर आपके पास सेकेंड नंबर पे इन ह्यूमन मसल सेल पेशियों में बनेगी, मानव पेशियों में। और इस जगह पर जो है क्या नाम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, अभाव होगा। यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनेगी। और इसके बाद थर्ड नंबर पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है प्रेजेंट है, जिसे पावर हाउस बुलाते हैं। तो इस जगह पर ये ब्रेक डाउन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, यहाँ पर सफिशिएंट एनर्जी निकलती है, जबकि इन दोनों केसेस में बहुत कम एनर्जी निकलती है। तो इन ईस्ट एंड ह्यूमन मसल सेल द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट ओकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन दोनों केसेस में होता है। अवेयर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट ओकर्स इन द परजेंट। तो यहाँ पर परजेंट ऑक्सीजन के परजेंट में होगा, इस वजह से सफिशिएंट एनर्जी आपको प्राप्त होती है। तो इसे भी याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को बनाना, संरचना को और इसके फंक्शन, इसके कार्य को बताना है। तो नेफ्रॉन आर द बेसिस फिल्टरिंग यूनिट्स ऑफ किडनीज। तो सबसे पहले नंबर पर हम जानते हैं कि जो हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं वो जो है क्या नाम है, फिल्टर अर्थात छानती हैं ऑफ किडनी के अंदर ये उपस्थित होती हैं। ईच किडनी पोजेसेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। तो एक किडनी के अंदर बहुत अधिक मात्रा में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है, अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियंस, 1 से लगभग 1.5 लाख के बीच में। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन आर ग्लैमरुलस वुमेन्स कैप्सूल्स एंड अ लॉन्ग रेनल ट्यूबल। तो जाहिर है कि यहाँ पर 3 उसके बेसिक उन्होंने बता रखे, ग्लैमरस के बारे में, एक वुमेन कैप्सूल के बारे में, और थर्ड नंबर पे जो है लॉन्ग चेन होती है रेनल ट्यूबल की। तो जाहिर है कि उन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया गया और उसको डिज़ाइन में दिखाया भी गया है। और अपने चैप्टर के अंदर भी मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेंशन करके बताया है कि यही बेसिक पॉइंट्स है जिसे आपने याद रखना है। आप लोग ये वुमेन कैप्सूल को देख पा रहे हो जिसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और आप यहाँ पर ग्लैमरुलस को देख पा रहे हो जिसे हिंदी में कोशिका गुच्छ कहते हैं। तो इसके अंदर कोशिकाओं की बहुत सारी बारीक बारीक से बहुत सारी जो है फैली हुई कोशिकाएं। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेनल आर्टरी को देख सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी की सभी चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, किस प्रकार से कलेक्शन ऑफ डक्ट है जो आपके जो है क्या नाम है कलेक्शन करेगी, उसे एकत्रित करेगी। ऑफ नेफ्रॉन को देख लिया। अब फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन हम लोग देखते हैं। द ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। तो इसके थ्रू आपका ब्लड एंटर करेगा रेनल एंट्री के थ्रू, विच ब्रांचेस इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विद ग्लैमरुलस। ग्लैमरुलस के अंदर बहुत सारी कैपिलरी जिसके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट वुमेन्स कैप्सूल के थ्रू इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है वाटर का और सोलिड जो इसके अंदर चीज़ें घुली होती है। इन द proximal tube some substances such as ammonia acid, glucose and salt are
selectively reobserved and unwanted molecules are added in the urine। तो जाहिर है कि यहाँ पर आपके पास ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को, साल्ट को और वाटर को यहाँ पर ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी जो अवांछित होते हैं उसको यूरिन के थ्रू बाहर भेज देता है। तो यूरिन के थ्रू बाहर भेजने का मतलब है कि इसके अंदर आपका यूरिया वगैरह अर्थात हाइड्रोजन वगैरह मिल रहती है। तो द फिल्ट्रेशन देन मूव्स डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनी वर मोर वाटर इज ऑब्जर्व। तो जाहिर है कि जब आपके ये पास करती है लूप से, हेनी लूप से, तो यहाँ पर बहुत सारा वाटर ऑब्जर्व कर लेता है। फ्रॉम हियर द फिल्ट्रेट मूव्स अपवर्ड इनटू द डायस्टल ट्यूब एंड फाइनली टू द कलेक्टिंग डक्ट कॉल्ड यूरिन फ्रॉम मैनी इनहेबिटेंट्स। तो जाहिर है कि आपके यहाँ पर जो है क्या नाम है डायस्टल ट्यूबलेट है जो बहुत सारी जो है जगह पर से जो है यूरिन को कनेक्ट करती है डिफरेंस से और उसको जो है विद द हेल्प ऑफ डक्ट वो फिर नीचे लेकर के आती है। द यूरिन फॉर्म ईच किडनीज एंटर इन लॉन्ग ट्यूब्स कॉल्ड यूरेटर। तो जाहिर है कि उसको हम लोग यूरेटर बुलाते हैं, जो इससे लॉन्ग ट्यूब आपके पास जुड़ी हुई है मूत्र नलिका। एंड फ्रॉम यूरेटर से इट गेट्स ट्रांसपोर्ट टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो इसको मूत्राशय में ले आती है एंड देन इट इनटू द यूरेथ्रा, और इसे बाद में मूत्राशय में एकत्रित कर दिया जाता है और उसके बाद जो है इसे यूरिनरी ब्लैडर की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। हाउ आर द फैट्स digested in our bodies, where does the process takes place? तो फैट्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स, बहुत बड़े टुकड़े में प्रेजेंट होते हैं। इन द स्मॉल इंस्टाइन, स्मॉल इंस्टाइन छोटी आंत के अंतर्गत, जिसे हम लोग क्षुद्रांत कहते हैं। द स्मॉल इंस्टाइन गेट्स द सिक्रेशन इन द फॉर्म ऑफ वाइल जूस। तो वाइल जूस से जो है क्या नाम है इसको कुछ एंजाइम्स प्राप्त होते हैं। पेनक्रियास से कुछ जूस वहाँ पर इसे प्राप्त होते हैं, एंजाइम्स प्राप्त होते हैं। फ्रॉम द लीवर, लीवर से कुछ, एंड द पेनक्रियास। द वाइल्ड साल्ट, जो वाइल्ड साल्ट होता है, जो आपका जो है क्या नाम है वाइल्ड, वो क्या करता है इसमें ब्रेक डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है सो दैट द पेनक्रियाज एंजाइम्स कैन ईजिली एक्ट ऑन दैम। तो जिसके कारण जो पेनक्रियास से निकलने वाला एंजाइम है उस पर वर्क कर पाता है। ये आपका लीवर से निकला था और जो है क्या नाम है वाइल डक्ट की सहायता से जो है आपके पास ये गैल ब्लैडर के अंदर एकत्रित हो गया था। और दिस इज रेफर टू अ इमल्सिफिकेशन, इसे हम लोग इमल्सीकरण कहते हैं, फिर इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इट टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंस्टेंट। तो ये सारा का सारा छोटी आंत और क्षुद्रांत में होता है। तो जाहिर है कि बड़े ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ने की प्रक्रिया को, बड़ी वसा को छोटे छोटे वसा में तोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। व्हाट आर द अल्वेओली डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जाहिर है कि हमारे पास जो कोशिकाएं हैं उसको ऐसे डिज़ाइन किया गया जिसके कारण ये जो है क्या नाम है गैसों के एक्सचेंज में सहायता करती, हेल्प करती हैं। द अल्वेओली आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर। तो कैसा होता है इसका बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारे जैसी संरचना प्रेजेंट इन द लंग्स, जो लंग्स में उपस्थित होती हैं। द वॉल्स ऑफ द अल्वेओली कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो जाहिर है कि आपके पास जो है एल्वेओली के जो है ब्लड वेसल्स वहाँ पर उपस्थित हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं। ईच लंग्स कंटेंट्स 350 मिलियंस अल्वेओली। तो जाहिर है 300 350 तक आपके पास अल्वेओली है। मेकिंग इट आ टोटल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 700 मिलियंस इन बोथ ऑफ लंग्स। दोनों लंग्स को मिलाए तो 750 के समथिंग हो जाते हैं मिलियंस, 750 मिलियंस आपके पास अल्वेओली है। द अल्वेओलर सरफेस वेन स्प्रेड आउट, जब इसके अंदर वायु एंटर करती है तो इसका जो अल्वेओलर प्रोसेस है वो फैल जाता है। एंड कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया, 80 मीटर स्क्वायर 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेता है। दिस लार्ज सरफेस एरिया मेक्स द गैसेस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट। तो जाहिर है किसी के कारण से जो है गैसों का आदान प्रदान करने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। और अपने चित्र के अंदर देख पा रहे हैं ब्रोंक्यूल को, आपके पास श्वसनिकाओं को, और यहाँ पर एक कैपिलरीज को दिखाया गया है। और ये आपके पास जो गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपके एल्वेओल्स हैं ये। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इज इट नेसेसरी। मानव के अंदर दोहरा परिसंचरण क्यों होता है और क्यों जरूरी है।
तो इन द ह्यूमन हार्ट्स ऑफ डिवाइड्स इन 4 चैम्बर्स, मैंने हम लोगों ने पहले पढ़ लिया चैप्टर नंबर 6 के अंदर, मैंने आपको पढ़ा रखा पूरा चैप्टर, जाकर के आप देख सकते हो। द राइट एट्रियम द राइट वेंट्रिकल्स, द लेफ्ट एट्रियम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट हैज़ सुपीरियर एंड इंटीरियर वेना कावा। तो जाहिर इसके अंदर उपस्थित है आपके पास ये वेना कावा, जिसे आप लोग कह सकते हो जो है क्या बोलते हैं, सिराएँ कह सकते हो। डिस्क्राइब द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, वाई इट इज़ नेसेसरी। दोहरा परिसंचरण मानव के अंदर बताइए और ये क्यों जरूरी है। तो इन द ह्यूमन हार्ट इज डिवाइडेड 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके पास क्या होगा, इसके 4 दायालिन, दाया निलय, बायालिन, बाया निलय। तो फ्लो ऑफ ब्लड इन द हार्ट, तो कैसे बहता है, द हार्ट हैज सुपीरियर एंड इंटीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, शरीर के ऊपरी भाग में महाशिरा आपके पास प्रेजेंट है इनसाइड और अपर साइड के अंदर। तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है आपके पास, विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी रीजन्स। तो शरीर के अन्य भाग से क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को लेकर के आती हैं, ये दिखा रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेकर के आती हैं, एंड सप्लाइज दिस थ्रू डीऑक्सीजनेटेड टू द राइट एट्रियम ऑन ऑफ द हार्ट। तो ये क्या करते हैं, राइट एट्रियम हार्ट के अंदर ला करके यहाँ पर डाल देती है। तो यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाया गया है, इस चित्र में यहाँ पर से शरीर के सभी भागों से लेकर के जो है क्या नाम है, इस जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लाया जाता है और आपके पास राइट वेंट्रिकल दायालिंद के अंदर डाल दिया जाता है, इसके थ्रू वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी के थ्रू, और उसके बाद शरीर के ऊपरी भाग के महाशिरा के थ्रू, उसके बाद यहाँ पर से इस जगह पर आ जाता है और इस जगह से ये होता हुआ आपके पास, इस जगह पर से आपके पास ये पहुँच जाता है आपके लंग्स में। और लंग्स में जो है क्या होता है, वहाँ पर जो है लंग्स में ऑक्सीजन आती है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेंस के थ्रू इसको आपके पास लेफ्ट एट्रियम में आता है, ये बायालिंद में आता है और उसके बाद फिर ये दायालिंद में पहुंच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है दायां नीले में, और उसके बाद यहाँ इसे ऑर्टा के थ्रू जो है बाहर कर दिया जाता है, महाध्वनि के थ्रू इस शरीर के बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार का परिसंचरण इसमें चलता रहता है, जिसे हम लोग दोहरा परिसंचरण या फिर डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फ्लो देखते हैं बॉडी के अंदर, द राइट एट्रियम देन कॉन्ट्रैक्ट एंड passes the deoxygenated blood to the right ventricle through an auriculoventricles aperture। तो जाहिर है कि यहाँ पर आपके पास जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, और उसके बाद ब्लड जो है क्या नाम है, नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, दाएं लेंस से कैसे पहुँच जाता है, दाएं नीले में पहुँच जाएगा। देन द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहाँ पर पहुँच जाता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द टू, तो इसके अंदर आ जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज आपके पास लगी हुई है, विच पम्प्स इज टू द लंग्स के अंदर उसको पंप कर देती हैं। तो जो मैंने दिखाया अभी चित्र में, वेयर द ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, वहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फ्रॉम द लंग्स। द पल्मोनरी वेन्स ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम, तो वो जो है बाएँ जो है क्या नाम है, अलिंद के अंदर भेज देती हैं आपके पास। और उसके बाद आगे क्या होता है, देन द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्टो करता है, और देन द ऑरिक्यूलो वेंट्रिकल्स अपर्च्योर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो और ये किस में आ जाता है आपके पास, बाएं नीले के अंतर्गत आ जाता है, लेफ्ट में। इस प्रकार से ये ब्लड का जो है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम गति करता रहता है। तो आपके पास ब्लड आता भी और जाता भी, इस वजह से इसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और इसको मैंने चैप्टर में बहुत डीपली समझाया है, बाकायदा चित्र के द्वारा हर चीज़ बता करके, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। आफ्टर दैट द ब्लड पहुंचेस टू ऑर्टा के अंदर पहुंचता है, फ्रॉम द महाधमनी के अंदर पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। द ऑर्टा गिव्स राइज टू मैनी आर्टरीज दैट डिस्ट्रीब्यूट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल रीजन ऑफ, तो उसके थ्रू वो जो है बॉडी के अन्य भाग तक उसको पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर से देखिए क्या नाम है, आपके बॉडी के अन्य पार्ट से जो है क्या नाम है, वेना कावा, अर्थात शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा जो है कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लेकर के आ रही है, और इसको जो है दायालिंद के अंतर्गत, अर्थात आपके जो है क्या नाम है, इस जगह पर दायालिंद में, फिर इधर की साइड में, यहाँ पर से फिर इधर से होता हुआ ये आपकी कहाँ पहुँचता है, लंग्स में पहुँचता है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स के अंदर पहुँचा दिया जाता है इसको, और लंग्स के अंदर फिर क्या होता है, ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज दिया जाता है।
और उसके बाद पल्मनरी जो वेन्स होती हैं, जिसे आप लोग फुफ्फुस धमनियाँ कहते हैं, वो जो है क्या नाम है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को यहाँ पे लेकर आती हैं बाएं लिंग के अंदर, ठीक है। लेफ्ट जो है एट्रियम के अंदर लेकर आती हैं। फिर इसको जो है इस तरीके से ब्लड, फिर उसका महाधमनी ऑर्टा के थ्रू उसको शरीर के अन्य भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। और ये क्रम आपका इस तरीके से जो है लगातार ऐसे करके चलता रहता है। इसी क्रम को हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर हम लोग और द ब्लड गोज टू थ्रो द हार्ट, दो तरीके से जाता है। दिस इज नोन एज द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। इसे दोहरा परिसंध करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम: द सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलाउज इन अ मोर एफिशिएंसी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। तो दोहरा परिसंध के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की सप्लाई में बहुत आसानी। दिस एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इज वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा उपयोगी है इन वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऑफ सच एज ह्यूमन बींग्स, जो मानव वगैरह इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज वी नो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव टू मेंटेन अ कंस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बाय कूलिंग टेम्परेचर। तो उसके द्वारा नियंत्रित करते हैं अपने ब्लड के टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करते हैं बॉडी टेम्परेचर को। व्हेन दे आर इन हॉटर इन्वायरमेंट एंड बाय वार्मिंग देयर बॉडीज व्हेन दे आर इन कूलर इन्वायरमेंट, जब वो गर्म वातावरण रहते हैं या फिर ठंडे वातावरण है तो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। हेंस दे रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है फॉर रेस्पिरेशन, सो दे दैट कैन प्रोड्यूस मोर एनर्जी टू ह्यूमन बॉडी देयर बॉडी टेम्परेचर। तो जाहिर है कि अधिक जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता पर जो है क्या नाम है, ये अपनी बॉडी के लिए एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं और टेम्परेचर को नियंत्रित करते हैं। दस द सर्कुलेट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मोर एफिशिएंस बिकॉज ऑफ द डबल सर्कुलेटरी हार्ट। जाहिर है कि दोहरा परिसंचरण मानव के लिए या फिर इस प्रकार की जीवों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जीवधारण के लिए। द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मटेरियल, चाहे ट्रांसपोर्ट का मेन काम करते हैं जाइलम। और वाटर इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू ऑल, तो ये अपवर्ड लेकर आते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो फ्लोएम है, फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जो पत्ते के अंदर फूड प्रिपेयर उसको ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, फूड इज ट्रांसफर्ड बोथ अपवर्ड एंड डाउन, ये दोनों तरीके से ले जाते हैं। अपवर्ड भी जाएगा और ऊपरी मुखी और अधोमुखी दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपेयर द फंक्शन अल्वियोली इन द लंग्स, नेफ्रॉन इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। तो यहाँ पर फुफ्फुस में कोशिकाओं की तथा वृक्क के वृक्काणु की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। तो हम लोग देखते हैं अल्वियोली अर्थात कोशिकाएं, नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु। तो देखिए स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं संरचना के आधार पर। तो अल्वियोली आर टाइनी बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन साइड द लंग्स। तो आपके पास जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है बहुत छोटी होती हैं और गुब्बारे की जैसी इनकी संरचना होती है। और ये आपके जो फुफ्फुस होते हैं या फिर जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर उपस्थित होती हैं। नेफ्रॉन के बारे में देखते हैं तो स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन साइड द किडनीज। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो किडनीज के अंदर इनकी संरचना होती है बेलनाकार। सेकंड देखते हैं हम लोग अल्वियोली का, कोशिकाओं का। द वॉल्स ऑफ द अल्वियोली आर वन सेल थिक। तो जो अल्वियोली होती है इसकी जो एक कोशिका होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। इट कंटेंट्स एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर जो है क्या नाम है, रक्त कोशिकाओं का पूरा एक नेटवर्क अर्थात एक पूरा का पूरा गुच्छा होता है। और सेकंड नंबर पे हम नेफ्रॉन में देखते हैं। तो नेफ्रॉन्स अर्थात वृक्काणु में नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ ग्लैमेरुलस वुमन कैप्सूल्स एंड लॉन्ग रेनल ट्यूब्स। तो ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें ग्लैमरस होता है, वुमन कैप्सूल होता है जो कोशिकाओं का गुच्छा है। इट आल्सो कंटेंट्स अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। तो इसके अंदर बहुत महीन प्रकार की जो है क्या नाम है आपके पास कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी होती हैं। यहाँ पर हम
अल्वेओली अर्थात कोशिकाओं के चित्र को देख पा रहे हैं। तो इस जगह पर आपके पास दिखाया हुआ, ये भी मैंने पीछे भी आपको चैप्टर में दिखाया है, ये कैपिलरी जो गुच्छाएँ हैं, ये आपके अल्वियोल कोशिकाएँ हैं, ये आपकी श्वसन नलिकाएँ हैं। और इस जगह पर ये वोमन कैप्सूल को दर्शाया गया है। आपके पास ये रहा जो कप की जैसी संरचना होती है, ये आपके पास इससे एक कलेक्टिंग डक्ट लगी हुई है जो यूरिन को जो है क्या नाम है कलेक्ट करती है। और लूप ऑफ हेनेल और इसके बाद प्रोक्सिमल ट्यूब, ये सब आपको दिखाया गया है यहाँ पर। ये मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको पीछे भी चैप्टर में बता रखा है काफ़ी हद तक। देखिए, हम इसके फंक्शन की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं अल्वियोली की कोशिकाओं की। तो द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ the capillaries that surround the alveoli and the gases present in the alveoli। तो जाहिर है कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है या फिर जो होता है जो आदान प्रदान होता है कैपिलरीज के सराउंडिंग चारों तरफ जो अल्वेओली हैं, जो कोशिकाएँ हैं, तो वहाँ पर जो है गैसों का आदान प्रदान होता है और द गैसेस प्रेजेंट इन द अल्वेओली, और यहाँ पर गैसें उपस्थित होती हैं। तो यहाँ पर एक ब्लड फ्लो को दर्शाया गया आपको। वॉल ऑफ एयर सैक जो सोख लेती हैं हवा को, उसको दिखाया गया। रेड ब्लड सेल्स को आपको रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस जगह पर इसी के एक और अंतर देख लेते हैं। अल्वेओली आर साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो जाहिर है कि अल्वेओली के अंदर ही गैसों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद हम लोग अपने जो है नेफ्रॉन अर्थात वृक्काणु को देख लेते हैं, फंक्शन के कार्य क्या करता है। तो द ब्लड एंटर्स द किडनीज थ्रू द रेनल आर्टरीज। इसके थ्रू आपके पास ब्लड रेनल आर्टरीज के थ्रू एंटर करता है। जो आपके पास शिराएँ होती हैं उसकी थ्रू एंटर विच ब्रांचेस इनटू मेक कैपिलरीज इन द ग्लैमरुलस। उसके बाद जो कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर जो ग्लैमरस कोशिकाओं का पूरा गुच्छा उपस्थित है। द वाटर एंड सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन एट वोमन कैप्सूल। वोमन कैप्सूल उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वोमन कैप्सूल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देन द फिल्टर मूव्स द वाटर एंड द सोल्यूट आर ट्रांसफर टू द नेफ्रॉन। तो वाटर पानी को और कुछ पदार्थों को जो है नेफ्रॉन में ट्रांसफ़र कर देता है वोमन कैप्सूल में। देन द फिल्ट्रेशन मूव अराउंड द प्रोक्सिमल ट्यूब। तो जाहिर है इसके चारों तरफ फिल्ट्रेशन जो पेपर लगा वर्क करने लग जाता है। एंड डाउन इनटू द लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद इसे जो है क्या नाम है नीचे की तरफ हेनले में ट्रांसफ़र कर देता है। फ्रॉम हेनले लूप्स फिल्टर्स पासेस इनटू द डायस्टल ट्यूब्स। उसके बाद डायस्टल ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है। एंड इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। और उसके बाद जो सहायक आपके पास नलिका लगी है उसके अंदर उस यूरिन को ट्रांसफ़र कर द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट्स द यूरिन फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स। अलग अलग नेफ्रॉन्स उसको कलेक्ट कर लेती है। एंड पासेस इट टू द यूरेटर। और उसे मूत्राशय में भेज देती। ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेशन। जब यह फ्लो हो रहा होता है फिल्ट्रेशन पेपर से, सम सब्सटेंसेस सच एज ग्लूकोज एमिनो एसिड एंड वाटर आर सेलेक्टिवली रीऑब्जर्व। और इन पदार्थों का दोबारा से रीऑब्जर्व कर लिया जाता है। यहाँ पर नेफ्रॉन्स एट आर द बेसिक फिल्ट्रेशन का आपको चित्र दिखाया गया है। वोमन कैप्सूल को रिप्रेजेंट किया गया है। ब्रांचेस ऑफ रेनल आर्टरीज वगैरह इन सबको प्रेजेंट किया गया है। ग्लैमरुलस को आपको रिप्रेजेंट किया गया जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे होते महीन। और उसके बाद आपको कलेक्टिंग डक्ट को जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये इसका चित्र है। व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट। जो भी यहाँ पे निम्नलिखित आपको जो है ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहे हैं या फिर जो आपको किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए स्थानांतरण करने के लिए जो चीज़ें नीचे दिखाई गई हैं उनके क्या मतलब है हमें बताना है। तो पहले नंबर पर जाइलम है, फ्लोएम है। तो ये सभी के सभी हैं। तो देखिए वन बाय वन के बारे में देखते हैं। मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड बाय। तो कौन कौन से मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम आपका वाटर और एंड मिनरल्स। तो ये किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर्स का, पानी का, और मिनरल्स खनिजों का। फ्लोएम क्या करता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक सुक्रोस।
तो जो भी पत्तियों के अंदर फूड वगैरह तैयार होता है जो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, तो इट ट्रांसफर द सुक्रोज फ्रॉम लीव्स आउटसाइड ऑफ द प्लांट्स ईच एंड एवरी पार्ट, सप्लाई करता है उसकी। उसके बाद आपके पास है पल्मनरी वीन है, तो जिसे हम लोग फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। तो इसका काम क्या चीज़ है, देखिए किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लंग्स से अर्थात फुफ्फुस से फेफड़ों से हार्ट तक आपके हृदय तक लेकर आती है। उसके बाद आपके पास वेना कावा है, तो वेना कावा आपके पास महाशिरा होती है। ये क्या करती है, एम्प्योर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। ये क्या करती है, आपके पास अशुद्ध और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड को शरीर के अन्य भाग से हृदय तक लेकर आती है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में जो है पल्मनरी आर्टरी है। तो पल्मनरी आर्टरी का क्या काम होता है, तो फुफ्फुसीय धमनी का क्या काम है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। तो ये क्या करती है, आपके पास जो है क्या नाम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में लेकर आती है। तो उसके बाद नेक्स्ट में आपके पास है एओर्टा। तो एओर्टा आपके पास क्या चीज़ है, तो ये आपके पास महाधमनी है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, हृदय से बॉडी के अन्य पार्ट तक लेकर जाती है। और आपको पल्मनरी आर्टरी के बारे में मैंने बताया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अर्थात ये ऑक्सीजनेटेड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है जो ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हृदय से जो है लंग्स की तरफ ले जाती है। तो ये आपके पास मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स है। इन सभी के ट्रांसपोर्ट किस किस चीज़ का कहाँ पर करते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में है, आप इसे ठीक ढंग से याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना में बिटवीन आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। हमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर हमको आर्टरीज धमनियाँ सिराएँ तथा कैपिलरीज कोशिकाओं की गुच्छी, इन तीनों में डिफरेंस करना है। तो फर्स्ट नंबर पे आर्टरीज में हम लोग देखते हैं, धमनियों में हम लोग देखते हैं ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। तो ये क्या करती हैं, ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से और बॉडी के अन्य भाग तक ले जाती हैं, एक्सेप्ट यहाँ पर अपवाद है पल्मनरी आर्टरी के बारे में, क्योंकि ये जो है आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के चलती है। देखिए वीन की हम लोग बात करते हैं, वीन्स की, तो हमारे पास ये क्या नाम है, सिराएँ हैं। तो ब्लड वेसल्स दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन्स बैक टू हार्ट, ये हार्ट के अंदर ले आती हैं अन्य शरीर के भाग से, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, इसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और इस यहाँ पर भी आपके पास एक्सेप्ट अर्थात एक्सेप्शन से यहाँ पर चल रहा है पल्मनरी वेन को लेकर के, क्योंकि इसके अंदर जो है डीऑक्सीजनेटेड नहीं, ऑक्सीजन होता है इसके अंदर। और कैपिलरीज का देखिए क्या काम है, तो वेरी नैरो, बहुत संकीर्ण होती हैं, फाइन ब्लड, और बहुत बहुत बारीक होती हैं इनकी वेसल्स, दैट आर रेड कलर में रेड होती हैं, एंड ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग। ये ब्लड के अंदर और उसके बाहर जो है क्या नाम है, बहुत सारे पदार्थों को एक्सचेंज करने में हेल्प करती हैं। हमारे पास सेकंड नंबर में आर्टरीज में है, देखिए तो आर्टरीज आर डीपली सीटेड। तो जो आर्टरीज होती हैं वो हमारी गहराई के अंदर स्थित होती हैं, लेकिन जो हमारी वीन्स होती हैं, वीन्स आर सुपरफिशियल लोकेटेड, वो सतही क्षेत्रफल पर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास हम कैपिलरीज की बात करते हैं, तो कैपिलरीज फ्रॉम अ नेटवर्क इनसाइड बॉडी ऑर्गन्स। तो इसका जो है बॉडी के अंदर अंगक जो है शरीर है उसके अंदर इसका नेटवर्क फैला हुआ है। हम लोग थर्ड नंबर पे आर्टरीज में बात करते हैं धमनियों के अंदर, तो ब्लड फ्लोज विद अ ग्रेट
प्रेशर इन आर्टरीज, तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसका प्रेशर तेज होता है, और जो वेंस होती हैं ब्लड प्रेशर भी द लो प्रेशर, तो लो इसके अंदर लो प्रेशर होता है आपके पास सिराओं के अंदर। और इसके अंदर देखते हैं कैपिलरीज के अंदर, तो ब्लड फ्लोज वेरी स्लोली इन द कैपिलरीज सो एज फैसिलिटेटेड एक्सचेंज, यहाँ पर ब्लड बहुत स्लो तरीके से बहता है, बहुत धीमी गति होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सचेंज का काम करना होता है, बदलने का काम करना होता है। आर्टरीज के अंदर नेक्स्ट डिफरेंस देते हैं, सो वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड इलास्टिक, इसी वजह से इसकी जो भित्ति होती है वो मोटी और लचीली होती है। दे हैव अ नैरो लुमेन, और इसके अंदर जो है संकीर्ण लुमेन आपको उपस्थित होता है। वॉल्स ऑफ वेन्स आर कंपैरेटिवली थिनर, पतली होती हैं। लिटिल इलास्टिक, कम लचीली होती है। दे हैव वाइड ल्यूमेन। कैपिलरीज हैव वन सेल थिक सेल वॉल एंड नैरो लुमेन, तो जो कैपिलरीज होती हैं वो लगभग एक सेल के बराबर थिक होती हैं, और ये जो है इनके ये जो है क्या नाम है इनकी क्या नाम है नैरो, बहुत पतली लुमेन होती है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द फॉर्म इन विच द फॉलोइंग आर स्टोर्ड, कहाँ कहाँ पे निम्नलिखित को स्टोर किया जाता है। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर अनपचा जो पदार्थ होता है कहाँ पर होता है। एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम फूड इन ह्यूमंस, जो मनुष्य के द्वारा भोजन था वो किस रूप में एकत्रित होता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, की सहायता से अमीबा के अंदर पाचन को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर को हम लोग देते हैं, ए नंबर पे है एज स्टार्च इन फ्रूट्स स्टोर रूट्स ट्यूबर्स ईटीसी, तो जो पौधों के अंदर फ्रूट्स के रूप में जो स्टार्च होता है स्टोरेज होता है, फिर रूट्स के रूप में हो जाता है या फिर ट्यूबर्स के रूप में हो जाता है। सेकेंड नंबर पे मानव के अंदर ये एज ग्लाइकोजिन की फॉर्म में होता है। अमीबा के प्रोसेस को जानते हैं, तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूकैरियोटिक और प्रीकैरियोटिक हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। दैट एग्जिबिट्स होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो जाहिर है कि होलोजोइक क्या कहते हैं, तो होलोजोइक कौन होते हैं, जो डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। 5 स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नेमली इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन, तो ये 5 प्रोसेस जो है इसमें अपनाए जाते हैं। अंतःकरण, पाचन, उसके बाद अवशोषण, उसके बाद इसको मिलाना और उसके बाद इसको बाहर निकाल देना। तो पहले हम लोग इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो अंतः ग्रहण के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा फीड्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो अमीबा जो है क्या नाम है, फीड्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवों को ये खाता है। इट टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इन्हें अंगुली निबद्ध संरचना की सहायता से पकड़ता है, जिसे हम लोग सेडोपोडिया कहते हैं, इसे हम लोग कूटपात कहते हैं। इट इन 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 सर्कल्स द फूड एंड इन गल्फ, जो क्या करता है ये एक पार्टिकल के चारों तरफ, जैसे यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, एक सर्कल जैसी संरचना को बना लेता है, इट बाय प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हेगोकाइटिस कहते हैं। द फूड कम्स टू लाई इन अ वेसल्स कॉल्ड फेगोसम, और या फिर फूड वैक्यूल्स के अंदर अतिरिक्त स्थान के अंदर वो फूड आ जाता है। उसके बाद डाइजेशन है हमारा, लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद फेगोसम एंड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोक डाउन इन सिंपल, तो जटिल पदार्थों को सिंपल पदार्थों में तोड़ देते हैं। सच टाइप्स ऑफ डाइजेशन विच ओकर्स विद इन अ सेल इज रेफर्ड एट इंट्रासेलुलर, तो यह पाचन जो है क्या नाम है कोशिका के अंदर होता है, और इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इसका आगे जो है क्या नाम है अंदर इसका पूरा पाचन हो जाता है। द डाइजेस्टेड फूड देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म, उसके बाद इसको साइटोप्लाज्म के अंदर भेज दिया जाता है। तो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर 2 ही पार्ट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है केंद्रक, और दूसरा पूरा जो तरल पदार्थ होता है वो साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर उस चित्र को भी दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन एंड असिमिलेशन, तो ऑब्जर्वेशन मतलब उसको जो है ऑब्जर्व कर लेना, खा लेना। तो
तो द डाइजेस्टेड फूड विच हैज़ डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होता है, आर क्विकली एब्जॉर्ब्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, और जीव के द्वारा पूरा रूप से उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, एंड कन्वर्टेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ साइटोप्लाज्म, अलग अलग तत्वों के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब होता है उसको बाहर निकालना। तो द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रीचेज द रियल एंड, तो जाहिर है कि जो अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन है वह रियर एंड में आ जाता है, एंड द ऑर्गेनिज्म एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सोटिसिस, तो इस माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल्स फ्यूजेस विद द सरफेस मेम्ब्रेन, तो यह सारा का सारा जो होता है मेम्ब्रेन के सतह क्षेत्रफल पर होता है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।